यस, गुड इवनिंग। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। तो चंद्रयान 3 लैंड कर गया ना। तो लास्ट टाइम मैंने क्लास इसीलिए कैंसिल की थी यार। मुझे लगा कि नहीं, लैंडिंग तो देखने को बनती है नहीं। तो ये मौके कभी कभी मिलते हैं, देखो खोने नहीं चाहिए। और होपफुली आप में से कोई नेक्स्ट टाइम कुछ सालों के बाद इसी तरह के कुछ बड़े धमाके करेगा, है ना। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, आप में से कोई इस तरह के कुछ बड़े बड़े कारनामे कर सकता है। तो आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप सब ये देखो। और सबसे अच्छी बात यही है कि यार कितना मतलब क्यूरियोसिटी जबरदस्त थी। तो आई थिंक मुझे लगता है वो सबसे बड़ा पॉइंट है कि क्यूरियोसिटी होना। अगर इफ यू आर क्यूरियस, आप इंटरेस्टेड हो, तो चीजें तो इन्वेंट हो ही जाती है। चीजें इन्वेंट हो जाती है नहीं। चलो जी चलो। बेटा अब 5:45 से भी ज़्यादा टाइम हो गया, तो क्लास का टाइम तो हो ही गया है। 8 मिलियन वॉचिंग दी यूट्यूब इसरो चैनल पर। हाँ यार। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग एस्ट्रोफिजिक्स या जो भी है, हाँ, इस तरह से अपना करियर बना सकते हो। हाँ, वही मैं आज कुछ ट्विटर पर ट्वीट देख रहा था कि इंडिया का जो पूरा प्रोजेक्ट था उसकी कॉस्ट जो थी वो बहुत कम थी। लूनार से आई थिंक हाफ, लूना 25 से तो 50% थी। बहुत सारी मूवीज की कॉस्ट से कम थी। अच्छा, आदित्य सिंह आप हो तो करियर फिक्स है। चलो, तो आज स्टार्ट करते हैं वापस रिडॉक्स से। यस, इंडिया इज ऑन द मून। तो इसी बात से अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दे रखा था क्या मैंने तुम लोगों को? लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया था क्या? नहीं था। तो आप लोगों ने मेरे हिसाब से बैलेंसिंग अच्छी तरह से कर ली होगी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैं आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करवा रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि एन फैक्टर क्या होता है। तो नंबर ऑफ H प्लस और OH आयन गिवन और टेकन बाय पर मोल ऑफ एसिड और बेस। एक मोल एसिड और बेस से कितने मोल्स H प्लस आयन और OH आयन निकल रहे हैं, वही उसका एन फैक्टर होता है। वही उसका एन फैक्टर होता है। जैसे यहां पर इसका एक मोल 2 मोल H प्लस आयन दे रहा है, एक से 2H प्लस आयन, यानी एक मोल से 2 मोल। इसके एक मोल से 1 मोल, यहां पर देखो 2H दिख रहे हैं, या एक है, मतलब ये एक ही H प्लस आयन दे रहा है। और यहां से ये भी समझ में आता है कि अगर हमें एन फैक्टर निकालना है तो रिएक्शन पता होनी चाहिए, रिएक्टेंट्स पता होनी चाहिए, प्रोडक्ट्स पता होनी चाहिए, तभी एन फैक्टर हम निकाल पाएंगे। तनिष्क ने लिखा, सर आपकी वजह से ही चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, और क्योंकि आप जैसे टीचर ही बनाते हैं ऐसे लोगों को। बात तो देखो सही है। देखो यार, इसमें कोई शक नहीं कि हमें भी किसी टीचर ने पढ़ाया। टीचर तो हैं ही, बट ऑल ह्यूमन बींग्स, मुझे लगता है जितने भी ह्यूमंस है इस अर्थ पर, सबका कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है। टीचर्स का भी है। हाँ, किसी का थोड़ा ज्यादा, किसी का थोड़ा कम कह सकते हो। ये जरूर एक फैक्ट है। चलो, अब यहां पर अभी केवल इनके एन फैक्टर निकाल रहे हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। रिएक्शन अगर पता हो तो अब यहां से आप एसिड और बेस का एन फैक्टर निकाल सकते हो, राइट।
यहां पर अब मैं आपको थोड़ा सा एक छोटी सी चीज और बताता हूं। ये जो एन फैक्टर है या इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, ये कोई जादू नहीं है, ये कोई जादू नहीं है। ये आपको मैं बताऊं सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे H2SO4, H2SO4 प्लस NaOH, इसकी रिएक्शन होती है और ब्लड से बनता है Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, बैलेंस नहीं की मैंने रिएक्शन को, अभी करेंगे। और सपोज करो मैं आपसे ये पूछता हूं कि इसके एक्स मोल के साथ इसके वाई मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, इसके एक्स मोल के साथ इसके वाई मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा? एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा बताओ जल्दी से। इसके एक्स मोल के साथ इसके वाई मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक्स और वाई में क्या रिलेशन होगा, जल्दी से बताओ। यस, किसी ने लिखा है कि उसकी बुआ जो है वो इसरो में है और इस मिशन में है। वापस एक बार लिखो यार, किसने लिखा था? किसी दो तरह के आंसर मैं देख पा रहा हूं, दो तरह के आंसर। किसी कुछ आंसर आ रहा है x=2y कुछ लोगों का, और कुछ लोगों का आ रहा है 2x=y, या x=y। तीसरा ऑप्शन और मैं दे देता हूं, क्या होगा? आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा। इसमें भी कंफ्यूजन है। मॉल कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं भाई, मॉल कॉन्सेप्ट। इसके एक्स मॉल के साथ इसके वाई रिएक्ट कर रहे हैं, बताओ क्या होगा? यस, आंसर इज बॉम्बे। कैसे? उसके लिए पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अब इस रिएक्शन को आप कैसे बैलेंस करोगे? आपको पता है कि यहां से दो H+ आयन आएंगे, यहां से एक ही OH आयन आ रहा है। तो इस रिएक्शन में आप कह सकते हो इसके एक मोल के साथ इसके दो मोल रिएक्ट करेंगे। H2SO4 के एक मोल के साथ NaOH के दो मोल्स रिएक्ट करेंगे। ये रिएक्शन हमने बैलेंस कर ली। अब आप में से बहुतों ने क्या किया, अच्छा यहां 2 तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। गलत। यूं सोचो कि अगर इसके x मोल होंगे तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे? 2x मोल्स। इसके कितने रिएक्ट करेंगे? 2x। और हम कह रहे हैं कितने रिएक्ट कर रहे हैं? y। तो 2x=y, 2x=y। ओके, स्तुति की बुआ है वो इसरो में है। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें तो अच्छी खासी और रिपोर्ट मिलेगी, मजा आएगा स्टोरी सुनने में। नहीं, एक तो पहले मूवी भी बनी थी मिशन मंगल, उसकी भी बड़ी अच्छी स्टोरी थी। अच्छा, और एक और कोई स्टूडेंट्स है अलशत। अलशत इज सेइंग सर मेरे मामा भी इसरो में है और उनके उनके कई सारे इंस्ट्रूमेंट भी मून पर गए हैं। वाह अलशत, तुम भी चले जाओ यार, उनके इंस्ट्रूमेंट्स के साथ घूम के आ जाना। वेरी गुड। बट अलशत, तो और किस किस के भैया, कौन कौन इसरो में हैं? अच्छा, राइट नाउ कोई इसरो से वहीं कुछ रह रहा है क्या? कोई स्टूडेंट इसरो से है क्या? मतलब जिसके मम्मी पापा राइट नाउ इसरो में है, वो भी इसरो कैंपस में ही है? अच्छा, अरे भाई, इस रो और उस रो में नहीं बात कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। किसी को लग रहा है कि सर ये वाली रो और वो वाली रो, नहीं, इस रो। हाँ,
हाँ सर, मैं तो इसी रो में हूँ, आगे वाली रो में नहीं, पीछे वाले में भी नहीं, जो आप कह रहे हो उसी रो में हूँ। सर मामा, चलो चलो बहुत बढ़िया। किसी के अंकल है, किसी की बुआ है, किसी के मामा है, सब सही है जी, सही। कोई कह रहा सर मैं इस रो में नहीं हूं, मैं तो उस कॉलम में हूं। ठीक है, अच्छी बात है। चलो वापस इस पर आते हैं। तो यहां पर 2x एक्स इक्व टू वाई होगा, लेकिन अब सोचो आपने ये इन दोनों को कैसे बैलेंस किया। अगर मैं यहां पर अब लिखूं इसके x और इसके y मोल है, इसके x और इसके y मोल है, तो इन दोनों को आप क्या रिलेशन क्या आ रहा है, 2x एक्स इक्व टू वाई, 2x इक्व। अब सोचो ये रिलेट कैसे हो रहा, सुनना मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं। अगर मुझे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस करना ना, तो उसका तरीका पता है क्या है। आप इसकी एसिडिटी निकालो, इसकी सॉरी, आपको पता है एसिड के लिए टर्म क्या डिफाइन होती है, एसिड के लिए टर्म क्या डिफाइन होती है, बेसिसिटी। सुना हुआ है आप लोगों ने ये टर्म बेसिसिटी। और एसिड बेस के लिए टर्म क्या डिफाइन होती है, एसिडिटी, राइट। बेसिसिटी का मतलब कितने H प्लस आयन वो देगा, H प्लस आयन गिवन एक, और एसिडिटी मतलब कितने OH आयन वो दे रहा है। एक एसिड अगर एक H प्लस आयन दे रहा है तो बेसिसिटी 1, 2 दे रहा है तो 2, 3 दे रहा है तो 3, इस तरह से, राइट। तो यहां पर सबसे इसकी बेसिसिटी कितनी है, 2। इसकी बेसिसिटी कितनी है, 1। NaOH की एसिडिटी 1, इसकी बेसिसिटी 2। तो एक रिएक्शन को बैलेंस करने का एक सिंपल सा तरीका भी है। यूं भी कह सकते हो कि इसकी बेसिसिटी से इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसकी एसिडिटी से इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एसिडिटी बेसिसिटी से, तो रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। तो आपने सबसे पहले क्या किया, इनकी एसिडिटी और बेसिसिटी निकाली। उस सेकंड स्टेप क्या की, उससे आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उससे आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और अब अगर मुझे एक्स और वाई को रिलेट करना है, एक्स और वाई को रिलेट करना है, तो अब वापस से क्या कर रहे हैं, इन स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट को फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यानी इस 2 को इधर मल्टीप्लाई करो, 1 को इधर मल्टीप्लाई करो। यानी हो क्या रहा है, आप सोचो, आपने पहले एसिडिटी बेसिसिटी निकाली, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और फिर अगर आपको दोनों के मोल्स को रिलेट करना है तो फिर उस एसिडिटी बेसिसिटी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो यार। इससे अच्छा ऐसे बोल दो ना कि अगर इसके x मोल है और इसके y मोल्स है, तो अल्टीमेटली ये x मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस 2 से, जो कि इसकी क्या है, बेसिसिटी, जो कि इसकी क्या है, बेसिसिटी। मतलब ये कितने H प्लस आयन दे रहा है, 2। तो यानी यहां पर इसको इसकी बेसिसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको इसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेट कर दो, और इक्वेट कर दो। यानी अगर मुझे इसके और इसके मोल्स को इक्वेट करना है, तो इसके एसिड के मोल्स को उसकी बेसिसिटी से, बेस के मोल्स को उसकी एसिडिटी से मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। और यहां पर भी हमने यही किया है। एक तरह से देखा जाए तो यहां पर ये कितने H प्लस आयन दे रहा है, 2। तो एक तरह से ये इसकी क्या होगी, बेसिसिटी। यहां पर ये कितने दे रहा है, 1, तो ये 1। यानी यही बेसिसिटी और एसिडिटी को ही हम ने, अब क्या हो रहा है, यहां बेसिसिटी बोलो या एसिडिटी बोलो, तो हमने इसी बेसिसिटी और एसिडिटी को क्या नाम दे दिया, एन फैक्टर। एन फैक्टर, यानी यहां पर भी लिख दिया कि इसके मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इसके मोल्स को भी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, और उनको इक्वेट कर दो। अब कोई पूछे एन फैक्टर क्या है, तो इसके लिए बेसिसिटी, इसके लिए एसिडिटी बोल देंगे। और अब मोल्स को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब क्वेश्चन इसको क्या नाम दे, तो मोल्स इंटू एन फैक्टर को हमने क्या बोल दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। मोल्स इंटू एन फैक्टर को हमने एक नाम दे दिया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। उससे क्या हो गया, लैंग्वेज आसान हो गई। क्या करना है, इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो।
इसके इक्विवेलेंट्स और इसके इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर दो। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें? मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या है? उसके तलिए तरीके अलग अलग है। क्या समझाना चाहता हूं कि ये एन फैक्टर कोई जादू नहीं है, इक्विवेलेंट कोई जादू नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। ये सिंपल मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। अब यहां कोई बेसिसिटी और एसिडिटी की डेफिनेशन मत पूछ लेना, जाके 9th-10th पढ़ो, ये सब 9th-10th में बार बार पढ़ाया गया है। तो यहां पर मैं एसिडिटी बेसिसिटी बढ़ाने के लिए नहीं जेई कर रहे हैं, राइट? तो ये जस्ट एक समझाया मैंने आपको। हाँ, यहां पर अब मैं आपको एक और छोटी चीज बता दूं। समटाइम्स ऐसा हो सकता है कि किसी केमिकल रिएक्शन, यानी आपको किसी एसिड या बेस का एन फैक्टर नहीं दे रखा हो, किसी एसिड और बेस का एन फैक्टर नहीं, सॉरी, किसी एसिड और बेस का एन फैक्टर निकालना हो। अब एन फैक्टर निकालना है तो केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब केमिकल रिएक्शन पता है तब तो आप एन फैक्टर निकाल पाओगे, बट केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है तो, केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी तो अगर इफ केमिकल रिएक्शन इज नॉट गिवन, तो एन फैक्टर जो होगा, एन फैक्टर ऑफ एसिड या बेस इक्वल्स टू बेसिसिटी या एसिडिटी। ये ध्यान रखना, ऐसे और लिख के कर दो। तो किसी एसिड या बेस का एन फैक्टर उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी के बराबर होगा। और एसिडिटी और बेसिसिटी क्या होती है कि कितने H प्लस आयन या कितने OH आयन वो दे सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें H3PO4, H3PO4 इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा? ये कितने H प्लस आयन दे सकता है पता है? कितने? 3। वैसे यहां पर स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, एक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। यहां पर H3PO3 ऐसा नहीं कि जितने हाइड्रोजन है सब एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होती, ये केवल 2 ही H प्लस आयन दे पाता है। H3PO2 ये केवल 1 ही दे पाता है। केवल वही हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन की तरह बिहेव करती है जो ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। जो डायरेक्ट फास्फोरस से अटैच्ड होती है वो एज ए एसिडिक हाइड्रोजन नहीं निकलती है। H2SO4, H2SO4 ये दोनों H प्लस आयन लूज कर सकता है। एसिटिक एसिड ये नहीं कि इसके पास 4 हाइड्रोजन है तो सर सारी एसिडिक हाइड्रोजन है, केवल ये वाली एसिडिक हाइड्रोजन होती है, इसीलिए 1। तो अगर केमिकल रिएक्शन नहीं दे रखी है तो जो एसिडिटी या बेसिसिटी होगी वही उसका एन फैक्टर होगा, राइट? तब हम मान लेते हैं कि जितने भी H प्लस आयन उसके एसिडिक हाइड्रोजन है वो लूज कर रहा होगा, जितने भी एसिडिक हाइड्रोजन है वो लूज कर रहा होगा। बट अगर केमिकल रिएक्शन दे रखी है, अगर केमिकल रिएक्शन दे रखी तो वहां चेक करो। जैसे यहां पर इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है लेकिन ये दे कितनी रहा है? 1 ही दे रहा है तो 2, लेकिन लूज कितना कर रहा है? 1, इसीलिए इसका एन फैक्टर क्या हो गया? 1। हाँ बेटा, अभिजीत पूछ रहा कैसे पता चलेगा कि कौन सी एसिडिक हाइड्रोजन है? अच्छा अभिजीत, एसिड और बेस तो पता चलता है, ये कैसे पता चलता है? तो ये भी पता चलेगा, याद रखना पड़ता है बेटा कि कितनी एसिडिक हाइड्रोजन है, कौन एसिड है, कौन बेस है, सब याद रखना पड़ता है। सारे एग्जांपल्स पहले पता होने चाहिए। देन नेक्स्ट एग्जांपल पर आ रहा हूं। सेकंड, अभी भी नॉन रिडॉक्स रिएक्शन वाला ही केस चल रहा है। नॉन रिडॉक्स में सेकंड पॉइंट, एन फैक्टर फॉर आयंस, एन फैक्टर फॉर दी आयंस। किसी आयन का एन फैक्टर क्या होगा? तो एक आयन का एन फैक्टर सिंपली चार्ज ऑन आयन, उस आयन पर जो चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। मतलब अगर मैं पूछता हूं कि फॉस्फेट आयन का एन फैक्टर कितना होगा तो आंसर इज 3। सल्फेट आयन का कितना होगा? 2। क्लोराइड आयन का 1। और किसी के लिए भी यूज कर सकते हो, ऑक्सलेट आयन का 2, NH4 प्लस का 1।
किसी भी आयन का एन फैक्टर, एक आयन का एन फैक्टर उसके चार्ज के बराबर होगा। ध्यान रखना, सब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन, सब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन की बात कर रहा हूं, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बेटा। तो सिंपल सा चार्ज रखो, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन अलग, ऑक्सीजन का अलग, तो सीधा सीधा जैसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं वही यूज करो। देन थर्ड वन, एन फैक्टर ऑफ कंपाउंड्स। किसी कंपाउंड का एन फैक्टर क्या होगा, तो यहां पर एन फैक्टर का जो फॉर्मूला है, एन फैक्टर इक्वल्स टू, ढंग से लिखना, टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन डिस्प्लेस्ड पर मॉलिक्यूल। टोटल चार्ज ऑन केटायन और एनायन डिस्प्लेस्ड पर मॉलिक्यूल, मतलब क्या है वो समझाता हूं। Na3PO4, लेट से ये कोई सब कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हो रही है HCl के साथ, बन रहा है NaH2PO4 प्लस NaCl। यहां पर अच्छी बात क्या है, हम इन चारों के एन फैक्टर निकाल सकते हैं, चारों के एन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालना है, तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में होता क्या, देखो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, केटाइन अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं, एनायन अपनी जगह एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन पहले क्लोरीन के साथ था, तो ये हाइड्रोजन Na+ की जगह आ जाएगा, Na+ किसकी जगह आ जाएगा, H+, यानी एक्सचेंज हो रहे हैं, केटाइन और एनायन का एक्सचेंज हो जाता है। H+ Na+ की जगह Na+ आयन H+ की जगह, ऐसा ही हो रहा है। यहां जहां H+ था उसकी जगह Na+ आ गया, यहां पहले सोडियम थे उसमें से कुछ की जगह हाइड्रोजन। अब एन फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो यहां पर अब आप देखो इसके पास कितने केटाइन है, 3 केटाइन है, हर एक पर चार्ज कितना है, +1। लेकिन क्या इस केमिकल रिएक्शन में ये तीनों केटाइन यहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं क्या, क्या ये तीनों केटाइन यहां से डिस्प्लेस हो रहे हैं, नहीं, यहां पर 3 थे, एक तो अभी भी है, एक तो अभी भी है, यानी क्या बोलोगे, 2 सोडियम आयन डिस्प्लेस हो रहे हैं। एक सोडियम पर +1 चार्ज, तो 2 सोडियम पर कितना चार्ज, +2 चार्ज। तो पहले तो ये देखो कितने केटायन डिस्प्लेस हो रहे हैं, फिर ये देखो कि उन पर टोटल कितना चार्ज है, तो राइट डाउन 2 केटायन डिस्प्लेस हो रहे हैं और हर एक पर +1, तो उस पर चार्ज भी +2, तो जितना चार्ज है वो केटायन एनायन जो डिस्प्लेस हो रहे हैं उन पर जितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर होगा। तो इस Na3PO4 का एन फैक्टर कितना हो गया, 2। क्वेश्चन आता है HCl का एन फैक्टर कितना है, तो एसिड बेस वाले कॉन्सेप्ट से भी पता चल जाएगा कि ये एक H+ आयन दे रहा है, या यहां से भी देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, H+ आयन हट रहा है, H+ आयन डिस्प्लेस हो रहा है। एक कंपाउंड में एक ही H+ आयन है, एक कंपाउंड में एक ही H+ आयन है और वो डिस्प्लेस हो रहा है और उस पर चार्ज कितना है, +1, तो इसका एन फैक्टर भी 1। हाँ, किसी को डाउट आता है कि सर 2 Na+ आयन तो 2 H+ आयन को डिस्प्लेस करेंगे, डेफिनेटली 2 Na+ आयन 2 H+ को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन 2 H+ आयन क्या एक मॉलिक्यूल में से, नहीं, 2 मॉलिक्यूल में से 2 H+ आयन, तो एक मॉलिक्यूल में से एक H+ आयन, एक मॉलिक्यूल में से एक H+ आयन, तो उसका एन फैक्टर भी 1, क्योंकि H+ पर चार्ज कितना है, +1। अब अगर हमें इन प्रोडक्ट का एन फैक्टर निकालना है, इन प्रोडक्ट का एन फैक्टर निकालना है, तो ये सोचो कि ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी रिवर्स रिएक्शन सोचो। तो वापस से अब आप क्या कहोगे, Na+ आयन H+ को और H+ आयन Na+ आयन को डिस्प्लेस कर रहे हैं, फिर से रिवर्स हो गया। तो अब यहां से कितने H+ आयन हट रहे हैं, 2, कितने हट गए, 2, तो पर मॉलिक्यूल 2 H+ आयन गायब हो रहे हैं, तो इसीलिए इसका एन फैक्टर फिर से 2।
क्योंकि दो H प्लस आयन यहां से हटेंगे और उन दो H प्लस आयन पर +2 चार्ज है, इसीलिए एन फैक्टर 2। यहां से कौन गायब हो रहा है? Na प्लस आयन, Na प्लस आयन, और एक मॉलिक्यूल में से एक Na प्लस आयन ही है और वही हटेगा, वही डिस्प्लेस होगा, तो इसका एन फैक्टर भी कितना हो गया? 1। शुभम बेटा ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंसिंग नहीं करनी है मैं यहां पर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि लेफ्ट साइड में कितने Na प्लस आयन है, राइट साइड में कितने Na प्लस आयन है। साक्षी केवल केटाइन से देखो या एनाइन से देखो। राइट नाउ हम केटाइन से देख रहे हैं, उसी से देखो। तो ये इन चारों के क्या आ गए? एन फैक्टर। चलो एक केस और ले लेते हैं। अगर मान लो यही लेट से रिएक्शन थोड़ी बदल देता हूं मैं, Na3PO4 प्लस HCl, Na3PO4 प्लस NaCl, सॉरी H3PO4 प्लस HCl। अब क्या होगा? जल्दी से बताओ, जल्दी से इनके एन फैक्टर बताओ। बेटा जैसा अभी कह रहा हूं वैसे ही सोचो, देव जैसा कह रहा हूं ना वैसे ही बात करो। हाँ मेरे पे छोड़ दो कब क्या करना है, जस्ट फॉलो मी। अब बताइए आंसर क्या होगा। अब हम देखें तो ये तीनों Na प्लस आयन, 3 Na प्लस यहां थे, यहां पर एक भी नहीं बचा, यानी ये तीनों Na प्लस आयन डिस्प्लेस हो गए। एक मोल में से तीनों गायब हो रहे हैं और उन तीनों पर टोटल चार्ज कितना है? +3, तो ये 3। अगर मान लो यहां Na प्लस पर +2 चार्ज होता, एक सोडियम पर +2 चार्ज होता, तो फिर इसका एन फैक्टर 3 नहीं 6 होता, क्योंकि एक सोडियम पर +2 चार्ज तो 3 सोडियम पर +6 चार्ज, तो फिर एन फैक्टर 6 होता। बट राइट नाउ एक Na प्लस पर एक सोडियम पर +1 चार्ज ही है, इसीलिए एन फैक्टर 3। बिल्कुल सही आंसर लिख रहे हो आप लोग। अब यहां से कौन डिस्प्लेस हो रहा है? हाइड्रोजन, और एक मॉलिक्यूल में से एक ही हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रही है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1। रिवर्स में आते हैं, रिवर्स में सोचें तो ये Na प्लस आयन H प्लस को, H प्लस आयन Na प्लस को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तीनों H प्लस आयन यहां से डिस्प्लेस हो रही है। यहां से यहां देखो, यहां 3 H प्लस आयन, यहां एक भी नहीं बचा, 3 H प्लस आयन, यहां एक भी नहीं बचा, मतलब ये तीनों H प्लस आयन डिस्प्लेस हो गए, इसीलिए इसका एन फैक्टर 3। और इसमें अगेन यहां से कौन गायब हो गया? Na प्लस, तो इसका एन फैक्टर 1। ये आसान है, बहुत आसान है, यानी 3 1 3 1, दैट्स इट। कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान रखना। अभी केवल बेटा केटाइन से देखो, ज्यादा अभी दिमाग मत हो, जब इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी खुद पे खुद समझ में आ जाएगा, अपने आप सारी चीजें समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी केवल एक तरीके से देखो। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं। Na2SO4 plus BaCl2 converting into BaSO4 plus NaCl। अभिनव बेटा आपको Na का चार्ज कैसे पता चला? हाँ अभिनव बेटा 9th-10th में भी पढ़ा था हमने कुछ, डायरेक्ट 11th में तो नहीं जम कर लिया तुमने, बुलवाते ऐसे लैंग्वेज होना। अच्छा अब समझ में आया, 9th-10th में तो कोविड था इसलिए। अभिनव बहुत सारे हो सकते हैं बेटा, अभिनव बहुत है, हर नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आदित्य सबसे ज्यादा तो वैसे आदित्य ही है,
ये नाम एक और आदिति, AADITI, आदिति, पहली बार देखा मैंने नाम। आदित्य देखा है, आदित्य देखा है, बट आदिति बिल्कुल सही। 2221 कैसे? अब सोचो यहां से कौन गायब हो रहा है? Na+ बेरियम को डिस्प्लेस कर रहा है, बेरियम Na+ को। यहां पर दो Na+ आयन गायब हो रहे हैं, दो Na+ आयन, और इन दो पर चार्ज भी +2, तो n फैक्टर 2। और ये दो Na+ आयन यहां से देखो, कौन डिस्प्लेस कर रहा है उससे मतलब नहीं है, ये ध्यान रखना। कौन डिस्प्लेस हो रहा है आपको इससे मतलब होता है। यहां पर कौन डिस्प्लेस हो रहा है? बेरियम। एक ही बेरियम डिस्प्लेस हो रहा है, बेरियम तो एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन इस एक बेरियम पर चार्ज कितना है? 2, इसीलिए इसका एन फैक्टर भी 2। रिवर्स में सोचे तो यहां पर फिर से कह सकते हो कि इस सोडियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है? बेरियम। बेरियम किसको डिस्प्लेस कर रहा है? सोडियम को। एक मोल में से एक बेरियम, यानी इसका एन फैक्टर अगेन 2, क्योंकि एक बेरियम पर +2 चार्ज है। यहां से एक सोडियम डिस्प्लेस होगा। हाँ, अब किसी के दिमाग में आएगा सर एक बेरियम तो दो सोडियम को डिस्प्लेस करेगा। भाई एक बेरियम दो सोडियम को करेगा, लेकिन दो मॉलिक्यूल में से करेगा, एक में से तो एक को ही करेगा, एक में से तो एक को ही करेगा, उससे ज्यादा है ही नहीं। तो इसीलिए इसका एन फैक्टर 1। राइट, तो इस तरह से एन फैक्टर निकाल सकते हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल और ले लेता हूं। K4FeCN6 प्लस FeCl3 KFeFeCN6 प्लस KCl। अब बताओ जल्दी से, जल्दी करो। तनिष्क बिल्कुल सही आंसर है, कुशाग्र का भी सही है। राहुल गड़बड़ है। हाँ, आयुष थोड़ा वापस से सोचो। दीपांशु सही है, यशराज सही है, शिवान सही है, विद्याभूषण सही है। अब बड़ा स्पीड से मूव कर रहा है यार, बार बार मत लिखो, एक बार लिखो। उमंग गड़बड़ है, राग सही है, प्रगति सही है। देव गड़बड़ है बेटा, या मैंने तो हो सक देखता हूं क्योंकि कभी कभी नाम और ऑप्शंस में इधर उधर मूव करते वक्त खिसक जाती है वो लाइन। चलिए लास्ट एग्जांपल है। अच्छा बताओ यहां से कौन गायब हो रहा है? पोटेशियम। और यहां से कौन डिस्प्लेस हो रहा है? यहां से कौन डिस्प्लेस हो रहा है? बताओ जल्दी से। यहां से पोटेशियम, क्योंकि चार दिख रहे थे, यहां एक बचा, यानी 3 पोटेशियम हट के उसकी जगह आयरन आ गया। तो कह सकता हूं ये आयरन पोटेशियम को और पोटेशियम आयरन को डिस्प्लेस कर रहे हैं। हाँ, उज्जवल ने लिखा, उज्जवल को कहना कि नहीं सर, दो क्लोरीन भी डिस्प्लेस हो रही है। अच्छा बेटा, अगर यहां से आयरन डिस्प्लेस हुआ तो वो तो यहां आते हुए दिख रहा है, आयरन डिस्प्लेस हुआ तो वो तो यहां आते हुए दिख रहा है, क्लोरीन कहां गई? वो तो यहां नहीं आई। बेटा यहां से क्लोरीन डिस्प्लेस नहीं हो रही है,
ये तो फॉर्मूला हम KCl लिखते हैं, इसीलिए केवल केटाइन केटाइन को और एनाइन एनाइन को करता है, यानी यहां पर फॉर्मूला ऐसे लिखा हुआ है इसीलिए 3 क्लोरीन नहीं आई है, क्योंकि वो KCl है, नहीं तो इसे ऐसे लिखना पड़ता K3Cl3। समझ में आई मेरी बात? तो यहां से केवल आयरन ही डिस्प्लेस हो रहा है। और सोचो अगर यहां से 2 क्लोरीन जाती तो वो यहां आती ना, क्या यहां कोई क्लोरीन आई? नहीं आई। समझ में आ गई उज्जवल बात? बिल्कुल बढ़िया। तो यहां से यहां पर 4 पोटेशियम है, लेकिन एक तो अभी भी दिख रहा है, तो 3 पोटेशियम डिस्प्लेस हुए, इसलिए एन फैक्टर 3। यहां पर एक ही आयरन है और वो डिस्प्लेस हो रहा है, एक ही आयरन डिस्प्लेस हो रहा है, और बट उस एक आयरन पर +3 चार्ज है, इसलिए इसका एन फैक्टर 3। रिवर्स में आए तो जस्ट उल्टा, वापस से आयरन को पोटेशियम, और एक आयरन यहां से डिस्प्लेस हो रहा है, एक आयरन पर चार्ज +3, इसीलिए इसका एन फैक्टर 3। यहां से एक पोटेशियम डिस्प्लेस हो रहा है, एक पोटेशियम पर चार्ज +1, इसीलिए इसका एन फैक्टर 1। तो आंसर 3 3 3 1। तो ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने लिए हैं वो तब है जब नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है, नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। अब हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन की, और मैं आपको बता दूं एन फैक्टर का मेनली यूज कहां आता है, इन केस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि नॉन रिडॉक्स रिएक्शन को तो आप इजीली बैलेंस कर सकते हो, इजीली बैलेंस कर सकते हो। तो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन के केस में एन फैक्टर का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं है। उन क्वेश्चंस को तो आप मोल कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट या एन फैक्टर का मेनली एडवांटेज कहां मिलता है? रिडॉक्स रिएक्शन में। तो अब मैं आ रहा हूं केस 2, या यूं कह दो सेकेंड पार्ट, विच इज फॉर रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, और थ्रू आउट द रिडॉक्स रिएक्शन अगर एन फैक्टर निकालना है तो एन फैक्टर इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड per mole of substance, पर मोल ऑफ सब्सटेंस। एक मोल सब्सटेंस कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, वही उसका एन फैक्टर होता है। और याद करो बैलेंसिंग में मैंने क्या बताया था, जो ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आता है वो भी वही है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज क्यों होता है? बिकॉज कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या गेन कर रहा है। किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 से +2 हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर कितना चेंज हुआ? 1, यानी उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। +2 से +3 हो गया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। +3 से +4 हो गया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये दोनों एक ही बात है। अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +5 यानी 5 से बढ़ जाता है, +2 से +7 हो जाता है, मतलब वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। +3 से +6 हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। +6 से +2 हो जाता है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। प्लस चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, प्लस चार्ज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहां पर एन फैक्टर यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड पर मोल ऑफ सब्सटेंस। लेकिन अब मैं यहां पर जो जिस तरह से हमने बैलेंसिंग में सोचो केसेस बनाए थे ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 रिएक्शन, वही यहां पर लिखूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 रिएक्शंस की। टाइप 1 रिएक्शंस, याद है टाइप 1 रिएक्शन, वही लाइन फिर से यहां पर आएगी। और ये जो कैटेगराइजेशन है ये इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मतलब मैं यहां पर मेरा क्या बेनिफिट, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसका क्या बेनिफिट है, तो देखो ये रूल्स तो हर जगह मिलेंगे। मैं जो एक्स्ट्रा आपको करके दे रहा हूं अगर मैं उसकी बात करूं तो ये जो कैटेगराइजेशन है ना ये कहीं नहीं होता है, और उसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यहां पर मैं इन रिएक्शंस को कैटेगराइज कर रहा हूं जिससे क्लियरिटी रहे कि कब किस जगह पर कैसे एन फैक्टर निकालना है। तो टाइप 1 रिएक्शन क्या थी, याद है? रिएक्शंस इन विच one element undergoes oxidation, या only one element लिख दो, only one element undergoes oxidation and one other element in other compound
ये बार बार लिखोगे तो ज्यादा याद होगा। इन अदर कंपाउंड अंडरगोज रिडक्शन। अब जैसे पहले चलो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं। जिंक प्लस I2 कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस प्लस I माइनस। खैर इस रिएक्शन को आप आसानी से बैलेंस कर सकते हो, लेकिन समझाने से पहले मैं आपको यानी एक समझाने के हिसाब से एग्जांपल ले रहा हूं जिससे आसानी से बातें समझ में आ जाए, इजीली हमें सब कुछ समझ में आ जाए। अब अगर मैं यहां से देखूं तो एक जिंक आयन Zn+2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे? जिंक Zn+2 में, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ये कह सकते हो कि I2 किस में जा रहा है? I माइनस में। अगर आयोडीन को बैलेंस करूं तो 2, और यहां पर भी अगर हम चार्ज को बैलेंस करें, यहां पर 0 चार्ज, यहां पर -2, तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। पर मोल ऑफ जिंक कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2, यानी इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका एन फैक्टर 2। इसके 1 मोल के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो इसका एन फैक्टर भी 2। ध्यान रखना ये चार्ज से नहीं लिखा, लेकिन 1 मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसका एन फैक्टर भी 2। इसके 1 मोल के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका एन फैक्टर भी 2। लेकिन यहां पर इसके 2 मोल इन्वॉल्व है, इस रिएक्शन में इसके 2 मोल इन्वॉल्व है, 2 मोल के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका एन फैक्टर 1। पर मोल ऑफ सब्सटेंस 2 मोल के साथ 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल के साथ 1 इलेक्ट्रॉन, इसका एन फैक्टर भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, लेकिन इसका एन फैक्टर 1। लेकिन अब यहां प्रॉब्लम क्या है कि ये हाफ रिएक्शन लिख के फिर अगर हम एन फैक्टर निकालेंगे ना, तो आप कहोगे सर अब थोड़ा ही सही तो और करना है, बैलेंस करके भी कर लो। अब क्या करना है? बैलेंसिंग भी कर लो, इतना तो आपने लिख ही दिया, तो फिर बैलेंसिंग में क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पर हम चाहते हैं कि ये और जल्दी से हो और फास्ट हो, तो मैं चाहता हूं कि हमें ये हाफ रिएक्शंस भी ना लिखनी पड़े, तो उसका तरीका बता रहा हूं। और इसको कैसे हम शॉर्ट कर सकते हैं, इसको और कैसे फास्ट किया जा सकता है, उसका तरीका बता रहा हूं। तो अब हम इसको अलग तरीके से करेंगे, जिससे अलग से रिएक्शन भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तरीका क्या है वो देख लो, उससे और जल्दी हो जाएगा। कैसे करेंगे? जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? Zn+2 में। तो यहां एक आप एरो बनाओ कि जिंक किस में कन्वर्ट हुआ? Zn2+ में। ये एक एरो बना दिया आपने। और आयोडीन किस में कन्वर्ट हो रहा है? I2-। इस तरह से एरो बना दो। सबसे पहला काम, कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है? एरो बना दो। फिर क्या करो? इनके ऊपर इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। इनके ऊपर इनका ऑक्सीडेशन, इसका 0, इसका +2। आयोडीन के ऊपर भी इनका ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, 0, -1। ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए। और अब इस एरो के साथ ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हो रहा है? 0 से -1 यानी 1 का चेंज, 0 से -1 1 का चेंज, 0 से +2 2 का चेंज। ये यहां पर एरो के साथ लिख दीजिए। लेकिन ये अभी इनके एन फैक्टर नहीं आए, ये अभी इनके एन फैक्टर नहीं आए हैं। अब एन फैक्टर कैसे निकल के आएगा अगर वो आपको निकालना है? तो ये चेंज जो आया है, अब यहां पर आप देखो कि पर मॉलिक्यूल कितने जिंक है। राइट नाउ जिंक ही अपने आप में मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल में एक ही जिंक है, एक मॉलिक्यूल में एक ही जिंक है। तो राइट नाउ तो सिंस एक ही जिंक है, इसलिए इसका एन फैक्टर 1 × 2 और यहां पर भी एक ही जिंक है, इसीलिए इसका एन फैक्टर भी 1 × 2। लेकिन डिफरेंस कहां आएगा? इसका एन फैक्टर जब लिखोगे, चेंज कितने का? 1 का, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में 2 आयोडीन है, तो इसीलिए 2 × 1। लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही आयोडीन है,
इसीलिए 1 into 1। 2-3 क्वेश्चन करोगे सब अपने आप समझ में आ जाएगा। 2-3 क्वेश्चन करोगे सब समझ में आ जाएगा। अभी लग रहा कि इतनी सारी स्टेप्स है, ये सब फटाफट हो जाएगा, डोंट वरी। थोड़े एग्जांपल्स करने पड़ेंगे, सब हो जाएगा। अभी देखना, लिखो पहले तो आप इसको लिखो, 2-3 एग्जाम्पल करते करते अभी देख लेना, सब लगेगा हाँ सर बहुत आसान है। पहला एग्जाम्पल टफ लगता है, दूसरा थोड़ा आसान, तीसरा थोड़ा आसान, चौथे तक तो वही वाली बात है, गाड़ी फर्स्ट गियर में स्लो चलती, सेकंड में थोड़ी फास्ट, थर्ड में लेकिन धीरे धीरे वो फिफ्थ तक पहुंच जाती, बेटा पहुंच जाएगी, डोंट वरी। और मेरे तरीके थोड़े से समटाइम्स क्या होता है, थोड़े लेंदी हो सकते हैं, किसी को लगे सर थोड़ा लेंदी, लेकिन मेरे तरीके ऐसे होते हैं कि वो कभी चेंज नहीं करने पड़ते। कभी कभी क्या होता है, मैं जो अप्रोच यूज करता हूं सिंपल से क्वेश्चन में लगती कि सर ये थोड़ी लेंदी हो रही है, लेकिन वो तरीका ऐसा होता है कि फिर आपको उसको बदलना नहीं पड़ता है। नहीं तो क्या होता है, कुछ कुछ शॉर्टकट ऐसे होते हैं कि यहां इस तरह से कर लो, यहां इस तरह से कर लो, यहां इस तरह से कर लो, तो फिर क्या होता है, बदलने पड़ते हैं तरीके। वो तरीके फिर हर जगह बदलते हैं और उसमें कंफ्यूजन होता है। चलो दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस, ये दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हो हमारा, कन्वर्टिंग इनटू Mn+2 प्लस CO2। वैसे ही करना जैसा मैंने अभी कहा है, सबसे पहले किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है वो लिखो, और ये हम बहुत बार लिख चुके हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर Mn का चेंज हो रहा है +7, कार्बन +3, Mn+2, यहां कार्बन +4, तो Mn का तो हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। कर्ण ने उर्दू में शायद कुछ लिखा, मुझे तो पता तो नहीं, बट हाँ लग रहा है कि उर्दू में कुछ लिखा है, बट जो भी लिखा है अच्छा लग रहा है, इट लुक्स वेरी गुड, बट समझ में कुछ नहीं आ रहा बेटा। अपनी तो हिंदी भी थोड़ी डाउन है, इंग्लिश भी थोड़ी डाउन है, और तुम उर्दू में लिख रहे हो यार। तुम्हें क्या लग रहा है कि अच्छा सर की हिंदी इंग्लिश खराब है तो शायद उर्दू ठीक होगी, ऐसा? हम्म, तो उर्दू में लिखता हूं। लोअर दी माइक, चलो कर दिया बेटा, हो सकता है अब आवाज थोड़ी ना क्रैक हो। यार तुम लोग पढ़ाने के बीच में बहुत सारी इधर उधर की बातें घुसा देते हो, सीरियसली मुझे फोकस नहीं करने देते हो। कोई पूछ सर फिर आपको कौन सी भाषा आती है? बेटा मिक्स आती है, अपने को मिक्स आती है, हिंदी इंग्लिश, जिसे समटाइम्स बोला जाता है इंग्लिश। हिंदी भी तुम्हें पता है हर जगह थोड़ी थोड़ी अलग होती है, देशी विदेशी मतलब सब मिक्स होती है। वो तुम्हें पता भी चल गया होगा कि हिंदी कैसी है इंग्लिश कैसी है, नहीं? एक ही चीज ठीक है बस अपनी, हाँ एक ही चीज ठीक है बस, वो सही आती है पूरी, वो तुम्हें पता है। चलो तो फिर से एरो बनाएं, ये एक एरो और ये दूसरा एरो। इस एरो पर क्या लिखूं, देखो ये सिस्टम पूरा फॉलो करना, ये सिस्टम पूरा फॉलो करना, कोई शॉर्टकट नहीं। +7 से +2 5, यहां पर जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, यहां 1, लेकिन ये अभी इनके एन फैक्टर नहीं आए हैं। अब एन फैक्टर कैसे आएंगे, इस मॉलिक्यूल में कितने एमएन है, इस मॉलिक्यूल में कितने एमएन है, एक, यानी इसीलिए 1 into 5, 1 into 5। यहां पर भी कितने एमएन है, एक ही एमएन है, इसीलिए 1 into 5, इसका भी एन फैक्टर 5, इसका भी 5। लेकिन यहां कितने कार्बन हैं, यहां कितने कार्बन है पर मॉलिक्यूल, 2, इसीलिए एन फैक्टर इसका 2। यहां पर कितने कार्बन है, 1, तो एन फैक्टर इक्वल्स टू 1।
5251। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर आता हूं। K2Cr2, थोड़ा नीचे लिख देता हूं, K2Cr2O7 प्लस Fe3O4 कन्वर्टिंग इनटू Cr प्लस 3 प्लस Fe2O3। अच्छा ध्यान रखना, यहां Mn+2, यानी कि सर Mn+2 का ऑक्सीडेशन नंबर तो +2 होगा, आयन पर जो चार्ज है। तो देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, वो रूल्स जो थे चार्ज ऑन आयन वो नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पर थे, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, यहां रूल अलग है, वहां के रूल अलग थे। चलिए जल्दी से बताइए इन सब के एन फैक्टर क्या होंगे। प्रियांश प्रियांश इज सेइंग कि सर कोविड के बाद मैं इंडिया में परमानेंटली शिफ्ट हो गया। अरे यार प्रियांश, मैं तो यूएई आने की सोच रहा था, अगर तुम वहां होते तो जरूर आ जाता घूमने। अच्छा ये अरेबिक लैंग्वेज है। एन फैक्टर बेटा पूरा कंपाउंड का ही होगा, ये एन फैक्टर पूरा कंपाउंड का है। ठीक है सुनील, एन फैक्टर ये MnO4 माइनस का है। सिक्स वन थ्री 2/3। एन फैक्टर फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, एन फैक्टर फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं। चलिए करें वापस, वैसे तो सही लग रहा है, 6 1 3 और 2/3, ये सही है आंसर, 6 1 3 और 2/3। कैसे आया वो फिर से बता देता हूं। ऑक्सीडेशन नंबर +6, ऑक्सीडेशन नंबर 8/3, ऑक्सीडेशन नंबर +3, ऑक्सीडेशन नंबर +3, राइट। तो यहां पर चेंज कितने का हुआ, 3 का। यहां चेंज कितने का है, 1/3 का। डिफरेंस निकालना 1/3 का। यहां चेंज कितने का, 3 का। यहां कितने क्रोमियम है, 2 क्रोमियम। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 × 3 6। यहां कितने क्रोमियम है, एक ही, इसीलिए 1 3 रह जाएगा। यहां कितने आयरन है, 3। यहां 3 आयरन है, तो 3 × 1/3, 3 आयरन है, इसलिए 3 × 1/3 1। यहां कितने आयरन है, 2, तो 2 × 2/3, सॉरी 2 × 1/3। ये एन फैक्टर बेटा पूरे कंपाउंड का ही है, ये एन फैक्टर पूरे कंपाउंड का है, जो दिख रहा है उसका ही है। ये एन फैक्टर किसका है, K2Cr2O7 और किसका है, Fe3O4। एरो गलत बना दिया, चेंज कर लेना, यहां से ले लेना बेटा, ठीक है। अब ठीक, एन फैक्टर नेगेटिव नहीं आ सकता, एन फैक्टर नेगेटिव नहीं आ सकता, एन फैक्टर 0 नहीं आ सकता। पॉजिटिव और फ्रैक्शनल वो हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता, 0 भी नहीं हो सकता। एक और एग्जांपल लेता हूं, और ये जो मैं एग्जांपल्स ले रहा हूं ना, इनको बहुत अच्छी तरह से आप याद रखना,
क्योंकि आगे चल के बहुत सारे क्वेश्चंस में यही रिएक्शंस इन्वॉल्व होने वाली है, यही रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाली है। ये जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं ना यहां पर, ये बड़ी कॉमन रिएक्शन है, बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारे क्वेश्चन में ये रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। आयोडीन की रिएक्शन हो रही है, इसका नाम बता देता हूं मैं ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व होगा। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन अब इसको शॉर्ट में हम पता क्या बोलते हैं, हाइपो। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं हाइपो। इतना बड़ा नाम कौन बोले, तो ये Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट। मैंने आपकी पिक्चर देखी है दुबई में, बेटा मैं तो गया नहीं हूं, और मैं इतना फेमस भी नहीं कि दुबई में मेरी पोस्टर, मेरी फोटोज लगे। तो किसी और को देखा होगा रोहित तुमने, जो मेरे जैसे लग रहा होगा, मैं नहीं हूं। वैसे तुम मान रहे हो तो एक अच्छी बात है। सोडियम थायोसल्फेट, शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे हाइपो। और बताओ यहां पर क्या हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन। और आयोडीन की जब भी हाइपो के साथ रिएक्शन होगी, आयोडीन की जब भी हाइपो के साथ रिएक्शन होगी, आयोडीन का रिडक्शन, आयोडीन का रिडक्शन। और ये हाइपो जो कि यहां पर +2 में है, +2 से यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 लिख सकता हूं, एक्स मान के करो आ जाएगा। बिना स्ट्रक्चर के कर लो, यहां पर कोई टेंशन नहीं है, बिना स्ट्रक्चर के बना दो, क्योंकि हमें एवरेज ऑक्सीडेशन से मतलब। वैसे यहां दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सेम नहीं होता है, लेकिन एन फैक्टर निकालते वक्त किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा सल्फर है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर +2, किसी का +4, हमें उससे मतलब ही नहीं है। सॉरी, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें, किसी ने लिखा आज कुछ तूफानी करते हैं, और मैंने तूफानी कर दिया। वैसे उसने पहले लिखा था, मैंने पेन बाद में फेंका, लेकिन पता नहीं क्यों फेंका, बट हुआ है ऐसा, कहीं ना कुछ तो कनेक्शन था। तो यहां पर हमें एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से मतलब है, तो +2, यहां पर +2.5। टूटा तो नहीं है पेन, सही, राइट। तो +2.5। फिर ये रिएक्शन याद हो गई, ये रिएक्शन याद हो गई ना। काला जादू ऐसा। तो फिर से एन फैक्टर, देखो ये एरो हमेशा बनानी, ध्यान रखना, ये इसी तरह से हमेशा एरो बनाओगे, ये हमेशा बनाओगे। 0.5 चेंज कितने का, 1 का। यहां पर एन फैक्टर, क्योंकि दो आयोडीन है तो 2 × 1 2, यहां पर एक ही आयोडीन है, एन फैक्टर 1। यहां कितनी सल्फर है, 2, एक सल्फर का चेंज कितने का, 0.5, एक के लिए 0.5 का, दो के लिए 1। और यहां कितनी सल्फर है, 4, यानी 4 × 0.5 विच इज 2। आंसर 2112, 2112। नहीं, इसका काम है, इसका इसका नाम की कोई जरूरत नहीं है, इसका नाम मुझे भी नहीं पता, बट हाँ इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे, इसकी जरूरत थी, वो मैंने बता दिया। और ये रिएक्शन याद रख लेना, बहुत जगह यूज होगी। एक लास्ट एग्जांपल और दे देता हूं बस, एक और लास्ट एग्जांपल। कॉन्फिडेंस आया या नहीं आया, बोलो जी। कॉन्फिडेंस आया, एन फैक्टर निकाल लेंगे। चलो तो एक लास्ट एग्जांपल और देता हूं।
यार देव, पढ़ते पढ़ते तुम इधर उधर के क्वेश्चन मत पूछा करो, है ना। सीधा सीधा पढ़ाई पे फोकस करा करो। और तुम्हारे लिए एक एडवाइस भी है कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, इधर उधर की बातें, थोड़ा दिमाग को फोकस रखो। समझ में आई मेरी बात। प्रकृत प्रकृत, आपके कमेंट भी दिख रहे हैं, सबके कमेंट दिखते हैं यहां पर, ऐसा नहीं कि किसी के नहीं दिखते, सबके कमेंट दिख रहे हैं। हाँ, आप लोगों को एक दूसरे के नहीं दिखते, बट हमें सबके दिखते हैं। अब ये देव भी दो दो आ गए क्या यार, ऐसा। किसी ने तो अभी कुछ लिखा था, पता नहीं। चलो, हो सकता है मैंने नाम गलत पढ़ लिया हो। दीपांशु इज आस्किंग 0.9 एटम्स कैसे हो सकते हैं। बेटा ये 0.9 नहीं है, फिर इसको ऐसे लिख दो, Fe9O10। ठीक है दीपांशु, ऐसे लिखने के बजाय हम इसको ऐसे लिख देते हैं। ये सब एम्पेरिकल फॉर्मूले होते हैं, ये सब एम्पेरिकल फॉर्मूले हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मूला होता है वो एम्पेरिकल होता है। ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन ज्यादातर ऐसे लिखा जाता है। समझ में आई बात। तो तुम उसे मिनिमम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लो, यानी Fe9O10। 7.7 14 7/9, 7.7 14 7/9, क्या यही एन फैक्टर्स आ रहे हैं आप लोगों के। ज्यादातर के यही आंसर दिख रहे हैं। अभी बड़ी स्पीड से जा रहा है तो मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। चलिए करके देख लेते हैं। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5, इसका ऑक्सीडेशन नंबर याद निकाल सकते हो, 20/9, एक्स मान के निकाल लेना, 20/9 -2 +3, राइट। जरूरी नहीं एरो ऊपर नीचे बनाओ, जैसा आपको जगह मिले वैसे बना सकते हो, चाहो तो नीचे भी बना सकते हो, बट कंफ्यूज मत होना। ये यहां पर जा रहा है, ये यहां पर जा रहा है, गलत। ये यहां पर +5 से -2, 7 का चेंज, +5 से माइनस, ध्यान रखना +5 से -2 है, और 20/9 से 3, तो चेंज कितने का है, 7/9। चेंज निकालना है और वो हमेशा प्लस में होगा। अब मल्टीप्लाई करते जाओ। एक ही नाइट्रोजन है 7, दो नाइट्रोजन है 14, आयरन कितने हैं 0.9, तो यहां पर इस बार 7/9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 0.9 से, इसीलिए हो क्या 0.7। सही आंसर है सारे। और यहां पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा 7/9, क्योंकि एक ही आयरन है। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही। गुरलीन, समझ में नहीं आया क्या पूछ रहे हो। N2H4 में नाइट्रोजन पर -2, दैट्स इट। सर किस एलिमेंट का एन फैक्टर लिखना है कंपाउंड में, ये किस कैसे डिसाइड होगा, ये बात भी मेरे को समझ, सभी का एन फैक्टर निकाल रहा हूं। ये एन फैक्टर 7 किसका है, नाइट्रेट आयन का। ये इस कंपाउंड का, जो कंपाउंड दिख रहे हैं उनके एन फैक्टर है, जो कंपाउंड दिख रहे हैं उनके एन फैक्टर है। Fe+3 का एन फैक्टर 7/9, N2H4 का एन फैक्टर 14, Fe.9O का एन फैक्टर 0.7। और क्या लैंग्वेज यूज करें बेटा। हाँ, यहां पर ये ध्यान रखना, ये लिखोगे तो एन फैक्टर अलग आएगा, ये Fe9O10 लिखोगे तो एन फैक्टर अलग आएगा। अभी एन फैक्टर Fe.9O का है, अगर Fe9O10 लिखोगे तो इसका एन फैक्टर अलग होगा, इसका एन फैक्टर अलग होगा। तो अभी यहां पर
Fe.90 लिखा हुआ है, इसका एन फैक्टर 0.7 है। अनुज बेटा यहां केटाइन एनाइन वाला रूल ही नहीं है, यहां जबरदस्ती तुम नॉन रिडॉक्स वाले को घुसा रहे हो। रूल्स बदल गए, यहां केटाइन एनाइन नहीं है। ये डिफरेंस निकालो, 20/9 और 3 का डिफरेंस, 3 माइनस 20/9, 27 माइनस 20/9 विच इज 7/9, ऐसे आया 7/9 दोनों का डिफरेंस, और इस 7/9 को 0.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करते हैं, चार्ज से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। मल्टीप्लाई यहां किससे कर रहा हूं, यहां इसको किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, क्योंकि एक नाइट्रोजन है। चेंज कितने का, 7 का। ढंग से देखो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो चेंज है उनको नंबर ऑफ एटम्स पर मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। गुरलीन N2H4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 ही होगा। N2H4 में किसने कह दिया कि नेगेटिव होगा, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो N2H4 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस होगा, +1। सागर बेटा सारे एग्जाम्पल्स आ गए, उन एग्जाम्पल्स को करो, सब समझ में आ जाएगा। राइट तो यहां पर अगर नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है तो हम एन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं और केसेस आपको बताऊंगा, और केसेस आपको यहां बताऊंगा, बट आगे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि थोड़े से 2-3 एग्जांपल्स कर लेते हैं, जिसे थोड़ा ना अच्छा फील आता है। तो अभी और बहुत सारे केसेस हैं जहां पर हम एन फैक्टर निकालेंगे, एन फैक्टर निकालेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो एन फैक्टर निकालें इन पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन वाला पार्ट आ जाता है ना तो अच्छा लगेगा। तो यहां पर आगे बढ़ने से पहले 1-2 चीजें और मैं डिफाइन कर देता हूं। यस यहां पर एक तो मैं एक और टर्म डिफाइन करने जा रहा हूं, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जिसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है नॉर्मेलिटी, जैसे मोलरिटी होती है उसी तरह से नॉर्मेलिटी, विच इज नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम इन लीटर, यस। जैसे मोलरिटी कैसे डिफाइन करते हैं हम, मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। उसी तरह से नॉर्मेलिटी एक टर्म डिफाइन कर दी, यानी नॉर्मेलिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। मोलरिटी क्या बताती है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। हां लेकिन अब आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो इसको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते हैं, याद करो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर। पहले लिखवा चुका हूं ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एन फैक्टर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो नॉर्मेलिटी को और कैसे निकाला जा सकता है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। मोलरिटी इंटू एन फैक्टर, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, नॉर्मेलिटी का ये एक और फॉर्मूला आ गया। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आपको निकालने हैं तो नॉर्मेलिटी से भी आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, एन इंटू वी। जैसे आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, मोलरिटी इंटू वी। तो ये कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए। सामने सामने सब दिख रहा बेटा। आदित्य पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हो, अच्छा तुम लिख रहे हो तो ठीक बात है। सिद्धांत मेटल हैलाइड की अभी कहां जरूरत पड़ रही मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी बीच में पूछ रहे हो, अभी जो पढ़ा रहा हूं वो सुनो। एक चीज, दूसरा एक तो ये याद रखना, नाउ
नेक्स्ट, अब जैसे अगर आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस का आइडिया होना चाहिए, कुछ केमिकल रिएक्शंस का भी आइडिया होना चाहिए, तो यहां पर कुछ कॉमन सी रिएक्शंस मैं आपको बता रहा हूं। उसमें एक तो है केमनोफोर। केमनोफोर के लिए हम कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये किसी और को ऑक्सीडाइज करता है। केमनोफोर किसी और को क्या करता है? ऑक्सीडाइज। तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो केमनोफोर अब किसमें रिड्यूस होगा? ये डिपेंड करता है मीडियम पर कि एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है या न्यूट्रल मीडियम है। केमनोफोर में Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ये +7 से +2 में भी जा सकता है, +7 से +4 में भी जा सकता है और +7 से +6 में भी जा सकता है। कौन से मीडियम में जाएगा? तो अगर एसिडिक मीडियम है तो +2 में जाएगा, +2 में जाएगा। अगर न्यूट्रल मीडियम है, यहां लिख देता हूं, यहां जगह नहीं इसलिए, न्यूट्रल मीडियम में +4, और जनरली ऐसा लगता है न्यूट्रल में +4 तो बेसिक में +6, नहीं, +6 में तभी जाता है जब वो स्ट्रांगली बेसिक हो। अगर बहुत ज्यादा बेसिक मीडियम है तो वो +6 में जाएगा। वैसे अब क्या होता है देखो, स्ट्रांगली बेसिक, बेसिक, ये एग्जैक्टली डिफाइन करना मुश्किल होता है, क्योंकि किसे बेसिक कहें किसे स्ट्रांगली बेसिक कहें। तो वर्ड्स जो जनरली यूज होते हैं स्ट्रांगली बेसिक और स्लाइटली बेसिक। तो अगर स्लाइटली बेसिक भी हुआ, यानी न्यूट्रल और स्लाइटली बेसिक, इन दोनों केसेस में वो +4 में ही जाएगा। +6 में तब जाता है जब वो स्ट्रांगली बेसिक हो। एग्जाम में भी ये वर्ड्स ऐसे ही लिखे जाने चाहिए, स्लाइटली बेसिक, स्ट्रांगली बेसिक। हां, अब यहां पर कह सकता, मान लो सर स्लाइटली और स्ट्रांगली नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? वैसे तो लिखे हुए होने चाहिए, बट जेई एडवांस का एक क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन को रेफरेंस मानते हुए जेई वालों ने, एक बार जेई एडवांस ने भी ऐसा ही पूछ लिया और उन्होंने केवल बेसिक यानी एल्कलाइन वर्ड लिखा होता है। एल्कलाइन का मतलब भी बेसिक, तो बेसिक भी अगर है तब भी इसी में जाएगा। वैसे ये वर्ड यूज होना नहीं चाहिए, ज्यादा अच्छा तो स्लाइटली और स्ट्रांगली, बट अगर कभी कोई केवल बेसिक भी लिख दे तो भी +4 में ही लेके जाओगे। जेई एडवांस में इस पर एक पूरा मोर देन 1 वाला क्वेश्चन आया हुआ है, +4 -2। आप सोचो, केवल यही चीज जो लिखी हुई इस पर पूरा क्वेश्चन आया हुआ है, शीट में दे रखा है। पीएच नहीं दे रखी होगी बेटा, बट ये वर्ड्स लिखे होंगे, पीएच नहीं दे रखी होगी, डोंट वरी। स्ट्रांगली बेसिक मतलब क्या? पीएच स्ट्रांगली बेसिक मतलब अच्छा खासा बेसिक है, पीएच बहुत ज्यादा है, बट वो एग्जैक्टली पीएच से कोई मतलब नहीं है, ये याद रखना। K2Cr2O7, K2Cr2O7 ये भी एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। K2Cr2O7 +6 से +3, अगर ये रिड्यूस होगा तो +3 में जाएगा, +3 से ऑक्सीडाइज होगा तो वापस +6 में आ जाएगा। चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, किसी में भी आप ऐसा कह सकते हो, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट हाँ, K2Cr2O7 +6 से +3, +3 से +6, बस ये याद रखना। और इसमें एक रिएक्शन वैसे तो वो मैं आपको लिखवा ही चुका हूं, आयोडीन प्लस Na2S2O3 कन्वर्टिंग इनटू I- प्लस Na2S4O6, ये रिएक्शन याद रखना अच्छी तरह से, बहुत सारे क्वेश्चन में ये इन्वॉल्व होती है, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो ऑक्सलेट आयन होता है C2O4, ऑक्सलेट आयन, इसमें कार्बन जो होता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, इसमें कार्बन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। अब अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस ऑक्सलेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सलेट आयन के साथ, तो ये इस कार्बन को +3 से किस में कन्वर्ट कर देगा? +4 में। अरे बेटा अब सब लिखा होगा, स्लाइटली बेसिक है तो स्लाइटली बेसिक क्वेश्चन में लिखा होगा, स्ट्रांगली बेसिक है तो स्ट्रांगली लिखा होगा, सब क्वेश्चन में लिखा होगा। अभी जो लिखवा रहा हूं उसको नोटिस करो, जो वर्ड्स में लिख रहा हूं वो सब क्वेश्चन में होंगे।
अगर क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन होगी वही तो मैं बताऊंगा। अगर तो क्वेश्चन में यही लैंग्वेज लिखी होगी, जो कहा जा रहा है उसको याद करो, अननेसेसरली टेंशन मत लो। आपको कोई पीएच नहीं देगा कि पीएच 9 है तो क्या मानना है, पीएच 10 है तो क्या मानना है, पीएच 11 है तो क्या मानना है, कुछ नहीं सोचना आपको। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है, ओ ए मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, किसी को ऑक्सीडाइज करता है। तो ये यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कार्बन को +3 से किस में लेके जा रहा है, +4 में। ऑक्सिलेट आयन कहीं पर भी दिख जाए, जैसे ऑक्सिलेट आयन ये Na2C2O4, ये ऑक्सिलेट आयन है, एग्जाम्पल लिख रहा हूं। यहां मैंने केवल C2O4 लिखा है, या H2C2O4। इन सब में कार्बन +3 से किस में चला जाएगा, +4 में। बेसिक और एल्कलाइन का मतलब एक ही होता है, बेसिक और एल्कलाइन का मतलब एक ही होता है। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, क्वेश्चन पर आते हैं। कैलकुलेट moles of KMnO4 required to oxidize 180 gram H2C2O4 in acidic medium. Also calculate moles of CO2 produced. सबसे पहला काम, अब आप रिएक्शन लिखो कि यहां पर रिएक्शन क्या हो रही है, रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं वो लिखो। फिर उन सब के एन फैक्टर फाइंड आउट करो। सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं। इस क्वेश्चन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। सबसे पहला काम रिएक्शन लिखो, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, फिर उन सब के एन फैक्टर फाइंड आउट करिए और फिर आगे रिलेट करने की कोशिश करिए। रिएक्शन लिख लिया आप लोगों ने, आई थिंक आप सब रिएक्शन लिख चुके हो। किसके बीच में रिएक्शन हो रही है, KMnO4 की किसके साथ, H2C2O4 के साथ, राइट। प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ये आपको बताना है। वैसे कुछ हिंट तो क्वेश्चन में दे ही रखी है, कुछ हिंट तो क्वेश्चन में दे ही रखी है। तो यहां पर Mn+2 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि कौन सा मीडियम है, एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 किस में कन्वर्ट हो गया, Mn+2 में। कार्बन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गई हमारी रिएक्शन। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करनी है, इन सब के एन फैक्टर्स निकालने हैं। इन सब के एन फैक्टर जो ऑलरेडी निकाल भी चुके हैं। अभी पहला एग्जांपल यही लिया था मैंने, दूसरा एग्जांपल यूं कह दो, दूसरा एग्जांपल यही लिया था। इसका एन फैक्टर, इसका एन फैक्टर, इन सब के एन फैक्टर अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाले हैं। तो इनके सब के नीचे आप इनके एन फैक्टर लिख दीजिए। इसका एन फैक्टर 5, इसका एन फैक्टर 2, इसका एन फैक्टर 5 और इसका एन फैक्टर 1। इस तरह से आप इनके यहां पर एन फैक्टर लिख लो। ध्यान रखना ब्रैकेट में लिखना, पता चले कि एन फैक्टर है। अब क्या करें, अब आपको एन फैक्टर पता और हमें यह पता कि इसके जितने इक्विवेलेंट्स होंगे उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे। अब क्वेश्चन में देखो किसका मास दे रखा है, H2C2O4 का। तो अब आपको क्या करना है, यहां पर H2C2O4 के क्या निकालो, मोल्स। अलग से थोड़ा साइड में H2C2O4 के क्या निकाल लो, मोल्स। 180 डिवाइडेड बाय 90, इसका मॉलिक्यूलर मास
तो H2C2O4 के कितने मोल्स हमने लिए हैं? 2 मोल। H2C2O4 के 2 मोल्स। अब इसके 2 मोल से इसके इक्विवेलेंट्स निकालो। अब अलग से नहीं लिखना है, देखो हमें क्वेश्चन फास्ट करना है। तो मोल्स पता चल गए, इसके एन फैक्टर पता है, तो इसके इक्विवेलेंट्स कितने हो जाएंगे? इक्विवेलेंट्स जिसके नीचे लिख रहा हूं उसी के, तो 2 × 2, ये 4 इक्विवेलेंट्स हो गए। यानी इस ऑक्जेलिक एसिड के 4 इक्विवेलेंट्स। जैसे ही किसी एक के इक्विवेलेंट्स पता चल गए, कह दो सर इसके भी 4 इक्विवेलेंट्स होंगे, इसके भी 4 इक्विवेलेंट्स बनेंगे, इसके भी 4 इक्विवेलेंट्स बनेंगे। यानी सबके क्या पता चल गए? हमें इक्विवेलेंट्स पता चल गए। सबके इक्विवेलेंट्स पता चल गए। अब वापस से उनको उनके मोल्स में कन्वर्ट कर दो। यानी यहां पर देखो, ये थोड़ा स्पीड अप करो। इक्विवेलेंट से मोल्स, मोल से इक्विवेलेंट। मोल से इक्विवेलेंट निकालना है तो एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है, और इक्विवेलेंट से मोल्स निकालना है तो एन फैक्टर से डिवाइड करना पड़ेगा। ये कंफ्यूजन होता है, मल्टीप्लाई करें डिवाइड करें, कहीं मल्टीप्लाई कहीं डिवाइड। हर क्वेश्चन में इक्विवेलेंट से मोल्स, मोल से इक्विवेलेंट, हर क्वेश्चन में ये करना पड़ेगा। तो सबके क्या पता चल गए? इक्विवेलेंट्स। अब चाहो तो इसी के नीचे ये थोड़ा सा अलग लिख देता हूं। इसी के नीचे इसके क्या लिख दो? मोल्स। इसका एन फैक्टर कितना है? 5। तो इक्विवेलेंट से मोल्स निकालने हैं, इक्विवेलेंट से मोल्स निकालने हैं, तो इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। यानी इसके कितने मोल्स? 4/5 मोल्स। इसके चाहो तो भी लिख सकते हो, इसके भी कितने मोल्स? 4/5 मोल्स। और इसके कितने? 4/1 मोल्स। ये आंसर आ गया। देखो स्टार्टिंग में थोड़ा लगेगा, धीरे धीरे ये सब फास्ट होता जाएगा, ये सब अपने आप स्पीड बढ़ती जाएगी। ये एन फैक्टर अभी जो निकालने पड़ रहे हैं ना, ये भी याद हो जाएंगे। ये एन फैक्टर बहुत सारे कंपाउंड्स के तो याद भी हो जाएंगे आपको, सब स्पीड अप हो जाएगा। हर क्वेश्चन में इसी तरह से आपको करना है जो मैं यहां पर बता रहा हूं। ईशांत इज सेइंग सर स्टेट्स ऑफ मैटर कब पढ़ाओगे? ईशांत पढ़ चुके हैं बेटा। जो आइडियल और रियल गैस हमने पढ़ा है, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसियस स्टेट। उसी चैप्टर के अलग अलग नाम हैं। पलक बेटा रिएक्शन के बारे में तो सब बता चुका हूं, अब कुछ भी अलग से नहीं बता। जितना बताना था सब बता चुका। रिएक्शन में क्या बनेगा, उसके अलावा और कुछ नए वर्ड्स नहीं है। अब तुम्हें समझना है, जो मैंने बोला उसी को समझना है, उसी से समझना है। अब इट्स योर टाइम कि हाँ आप समझो। देर इज नट, कुछ नया वर्ड नहीं हो सकता। इसको अब मैं या तो बस लैंग्वेज बदल दूं, हिंदी में समझाया तो चाइनीज में समझा दूं, तेलुगु तमिल में समझा दूं, अदरवाइज वर्ड्स तो वही रहेंगे। हाँ, मोल्स कैसे निकाले बस। वेरी अच्छा, ये कार्तिकीय है बेटा, मजे ले रहा है तुम मेरे। है कार्तिकीय? वेरी गुड बेटा। ऐसे मजाक मत करो, मैंने नाम नहीं पढ़ा होता ना तो अभी तक तो मैं उड़ा देता तुम्हें। बच गए तुम। अच्छा, ये कार्तिकेय भी बहुत सारे हैं यार। तो बेटा तुम्हारे नाम को कोई बदनाम कर रहा है, कार्तिकेय। हर कोई अपने नाम के आगे ना वो भी लिखो, सरनेम पूरा नहीं लिखो, शॉर्ट में ही लिखा करो। जैसे कार्तिकेय, लेट से गुप्ता तो कार्तिकेय जी, कार्तिकेय कुछ और सरनेम वाला भी लिखा करो। हाँ, नहीं तो पता चला कि किसी और की टोपी तुम्हारे सिर पर फिट हो गई।
केमनोफोर कहीं जा रहा होगा, कोई टेंशन नहीं, हमें के प्लस से कोई मतलब नहीं है, ऐसा थोड़ी यही प्रोडक्ट बन रहे होंगे, कुछ और भी प्रोडक्ट बन रहे होंगे, हमें इनसे मतलब है, हमें इनसे मतलब, बाकी एलिमेंट्स का क्या हो रहा होगा उससे क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है। नहीं बेटा, होने में तो सरनेम भी सेम हो सकते हैं, बट ट्राई कर सकते हैं। अब यहां सारी तुम्हारा एड्रेस, तुम्हारा बायोडाटा तो पूरा नहीं छप प्रिंट करवा सकते, नहीं। चलो आज के लिए यहीं तक, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करूंगा, अभी होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज भी, आज भी कोई होमवर्क नहीं है। रीजन बिंग अभी थोड़ा और समझना पड़ेगा, तब जाके मैं होमवर्क दूंगा, थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद होमवर्क दूंगा। तो जब तक पुराना कुछ बैकलॉग है, पुराना रिवीजन है, पुरानी शीट्स हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को फिर से करो। मोल कॉन्सेप्ट, गैस स्टेट, आइडियल, रियल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इन्हीं को अच्छा स्ट्रॉन्ग करो, है ना। तो थोड़े और लगे रहो, बट इससे होमवर्क मिलेगा, नेक्स्ट क्लास में अच्छा खासा होमवर्क दूंगा नेक्स्ट। तब तक ये ध्यान रखना, एन ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बहुत अच्छी तरह से आ जाना चाहिए। जितने कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकाले, इनमें कोई नया नहीं है, इन सब के ऑक्सीडेशन नंबर आप पहले निकाल चुके हो, तो उन्हीं को वापस से करो, रट जाने चाहिए। देखते ही केमेनोफोर में ऑक्सीडेशन नंबर +7, H2C2O4 में +3, देखते ही ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि XY मान के इक्वेशन बना के कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बात करनी है बेटा, पूछ लो यार ऐसे ही, जल्दी से जल्दी पूछ लो, अभी 1-2 मिनट का टाइम है। संडे को देखो यार, संडे को तुम लोग भी थोड़ा रेस्ट चाहते हो, हम भी रेस्ट चाहते हैं, फैक्ट है। पूछना अभी पूछो, कोई टेंशन नहीं है। मेरे को इस क्लास में बहुत सारे नाम याद है, लेकिन क्या होता है यार, आजकल नाम बड़े कॉमन से हो गए, जनता सारे कॉमन होते हैं, भूल जाता हूँ कि 11th में है या 12th में है या 13 में है। थोड़ी देर क्लास चलती, 15 मिनट समझ में आता है कि हाँ ये कुछ नाम है। अब आजकल आदित्य, कार्तिकेय और इस तरह के इतने नाम हैं, वही नाम 11th में भी होते हैं, वही नाम 12th में भी होते हैं, वही नाम 13 में भी होते हैं। चलिए, इस संडे को टेस्ट है, तो तैयारी करो उसकी भी। जेई मेंस पैटर्न है ना, हाँ जेई मेंस पैटर्न है, तो अब ये वाला एन फैक्टर वाला पार्ट तो नहीं आएगा, एन फैक्टर वाला पार्ट तो नहीं आएगा। उत्कर्ष भी है बेटा, बहुत सारे उत्कर्ष भी है, बहुत सारे तो नहीं लेकिन है। दुर्वा, कार्तिकेय अग्रवाल, बट कार्तिकेय अग्रवाल बेटा बहुत, कार्तिकेय अभी दो, कन्हैया, सार्थक, यथार्थ। कितने मार्क्स पर 99 परसेंटाइल आएगा? जेई मेंस में अगर 99 परसेंटाइल चाहिए तो 300 में से 210 एवरेज लाया करो। किसी पेपर में ज्यादा भी होते हैं, बट 210 से कम नहीं होना चाहिए। एवरेज अगर मैं बात करूं तो यू मस्ट स्कोर टू अबाउट 210। हाँ, द्रव्य द्रव्य द्रव्य, अचिंत्य, सरे अचिंत्य काम, ये अचिंत्य, इसकी एक लाइन याद है मेरे को। अचिंत्य अपना पूरा नाम बताओ। विभांश, जतिन, जतिन मृगलानी एक स्टूडेंट था जिसकी अच्छी रैंक आई थी, मतलब अराउंड 50 के आसपास थी उसकी रैंक, 2014 30 या 15 इस टाइप से। जतिन मृगलानी, मृगलानी नाम था यार। रोहित, राहुल, ये तो आपको भी पता है। गौतम आनंद। चलो जी चलो, तो आज कोई होमवर्क नहीं है, पुराना रिवाइज करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।